हड़प्पा सभ्यता के इस भाग में हम उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी सभ्यता के 3 चरण होते हैं: उद्भव, विकास और पतन। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उसका विकास देखा, कैसे ये नगरीकरण और व्यापारी सभ्यता थी, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय क्रांति थी ये। इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सरस्वती सभ्यता कहा गया। कैसे व्यापार इसके पक्ष में था, ये अपने विकास के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, फिर किन कारणों से इस सभ्यता का पतन होता है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। हड़प्पा जैसे विशाल सभ्यता का पतन क्या किन्हीं एक कारण से हो सकता है? जिस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो सभ्यता फैली हो, उसका विनाश क्या किन्हीं एक कारण या कुछ कारणों से हो सकता है? ये संभव नहीं लगता। इतने बड़े क्षेत्र में किसी भी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता। 1960 के पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के आकस्मिक पतन की ही अवधारणा चलती रही, लेकिन जैसे जैसे शोध कार्य आगे बढ़े, 1960 के बाद इस मत में परिवर्तन आया कि हड़प्पा सभ्यता का एकाएक पतन हुआ। नवीन शोधों के आधार पर यह पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता अपने मूल स्वरूप नगरीकरण को खोती चली गई और परवर्ती में ये ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित होती गई। सभ्यता एक मूर्त संकल्पना होती है, संस्कृति एक अमूर्त संकल्पना होती है। किसी मूर्त संकल्पना का ही विनाश हो सकता है, अमूर्त संकल्पना का नहीं। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का विनाश नहीं, उसके नगरीय विकास के लक्षणों का पतन हुआ। जैसा कि हम देखेंगे कि जो सड़कें पहले चौड़ी होती थी, वो बाद में तंग गलियों में परिवर्तित होती गईं। जो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, नियोजित व्यवस्था थी, वो बाद में बेतरतीब होती चली गई, जिससे उसका अवनत, उसका पतन दिखाई देता है। जहाँ मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घरों में कुएं, आंगन इत्यादि होते थे, बाद में परवर्ती काल में जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पर आंगन में पतली पतली दीवारें होती मिली हैं, जिससे उसके विघटन का स्वरूप पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता अपने पक्की ईंटों के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों के घर बने होते थे। बाद में पक्की नई ईंटों के स्थान पर पुरानी ईंटों का उपयोग किया गया है, जिससे पता चलता है यह सभ्यता धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को खो रही थी। बहावलपुर में विकसित हड़प्पा सभ्यता के 174 बस्तियां मिली हैं और परवर्ती हड़प्पा के केवल 50 साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल ये हड़प्पा के मुख्य नगरों में से थे। बाद में हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय सभ्यताओं का विकास पूर्वी राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनमें हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईसा पूर्व के बाद मेलुहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मेलुहा का तादाद में सिंधु घाटी सभ्यता से है। नवीन शोधों से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का ह्रास हुआ, सांस्कृतिक परंपराओं का नहीं। ये सांस्कृतिक परंपराएं अपने बदले हुए रूप में सिंध, पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में जारी रहीं। पतन के कारण चाहे जो भी रहे हों, इनमें कई सौ वर्ष लगे। 1900 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा जैसे नगरों का नगर नियोजन और निर्माण में क्रमिक ह्रास हुआ, जिससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता का विनाश एकाएक या किसी एक कारण से नहीं हुआ। जैसा कि आगे हम विद्वानों का मत देखेंगे, उनमें विद्वान किसी एक कारण को बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थी। पुरानी एवं जीर्ण ईंटों से बने घटिया निर्माण वाले घरों ने सड़कों और गलियों पर कब्जा कर लिया। जो सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, अपने नालियों के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपने नगर पालिका जैसी व्यवस्था के लिए जानी जाती थी, बाद में वही सभ्यता जो है वहाँ पर नगर नियोजन के स्थान पर बेतरतीब व्यवस्था, सड़कों और गलियों पर कब्जा कर लिया गया। नई ईंटों के स्थान पर पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया,
जो उसके पतन का सूचक है, उसकी नगरीय सभ्यता के पतन का सूचक है। बाद के निवास स्थानों पर मूर्तियां, मनकों, चूड़ियों की संख्या में कमी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि ये सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ रही थी। नगरों को त्यागने की प्रक्रिया में कई सौ वर्ष लगे। उत्तरकालीन नागरिक बस्तियां केवल नगरों का पतन ही नहीं दर्शाती, बल्कि हड़प्पा के अतिरिक्त कई क्षेत्रीय केंद्रों के उदय को भी दर्शाती हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। हड़प्पा सभ्यता के पतन में कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, बहुत बार प्रश्न आते हैं। इनको सुमेलित करने या कभी कभी इनको अलग से ही कि ये किसका कथन है, ये किसका मत है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वह आक्रमण का सिद्धांत, वह आक्रमण के सिद्धांत को व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट 3 महोदय ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाह्य आक्रमण को सिद्धांत में उन्होंने आर्यों को उत्तरदायी माना। इस बाह्य आक्रमण के सिद्धांत को वो अपने आक्रमण के औचित्य को सिद्ध करना चाह रहे थे, अंग्रेजी राज्य के औचित्य को सिद्ध करना चाह रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बाह्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके लिए इन्होंने मोहनजोदड़ो को बताया कि मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर पर बिखरे हुए शव मिले हैं, जिन पे तीक्ष्ण धारों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी हत्या किसी तीक्ष्ण धार से की गई है। उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो के जो बिखरे हुए शव हैं, इनकी हत्या आर्यों ने की है। दूसरा सिद्धांत है बाढ़ का सिद्धांत, जॉन मार्शल, मैके, एसआर राव। इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी सभ्यता बाढ़ से नष्ट हो गई, जबकि ये संभव नहीं है कि जो सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हो, वहाँ पर कोई एक बाढ़ आई हो और पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया है। जॉन मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो, अर्नेस्ट मैके महोदय ने चन्हुदड़ो, एसआर राव ने लोथल में बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किए। चन्हुदड़ो में 7 स्तर के बालू के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर जॉन मार्शल महोदय ने कहा कि मोहनजोदड़ो नगर 7 बार बाढ़ से डूबा और 7 बार ये बसाया गया। इन्होंने बाढ़ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बाढ़ ही थी, ये अतिवृष्टि होने के कारण, ज़्यादा बाढ़ होने के कारण सारे नगर डूब गए, जिससे सारे हड़प्पा निवासी समाप्त हो गए, जबकि ये संभव नहीं था। इसी में एक KUR कनेडी महोदय हैं, जो मलेरिया का साक्ष्य बताते हैं कि मोहनजोदड़ो जो शव मिले हैं उनमें मलेरिया के परजीवी के लक्षण पाए गए थे, जिनके आधार पर बताते हैं कि मलेरिया से ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। थोड़ा इनको ध्यान दीजिएगा। जॉन मार्शल, व्हीलर, KUR कनेडी, इनको ये प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि मलेरिया का साक्ष्य का प्रतिपादन किसने किया, KUR कनेडी। दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ पाए गए, मोहनजोदड़ो। बाढ़ से प्रश्न बनता है कि कौन सा नगर बाढ़ से डूबा, तो उसमें मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और लोथल। कौन सा नगर 7 बार बाढ़ से डूबा, मोहनजोदड़ो। इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव। वह आक्रमण का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें ज़्यादातर व्हीलर का ही स्टेटमेंट पूछा जाता है। वह आक्रमण या आर्यों का आक्रमण या इंद्र, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र उत्तरदायी थे, किसने कहा, व्हीलर महोदय का स्टेटमेंट है। इन तीनों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जलवायु परिवर्तन, ओरेलिस्टाइन और अम्लानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गई, बारिश कम होने लगी। इसके लिए धौलावीरा या इन क्षेत्रों का ये कच्छ के रण के क्षेत्रों का ये बताते हैं। पहले बारिश बहुत होती थी, धीरे धीरे बारिश कम होने लगी, जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। भूतात्विक वैज्ञानिक MR साहनी जलप्लावन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण पूरा क्षेत्र जो है दलदली व कीचड़युक्त जमीन हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे सभ्यता की सारी फसलें नष्ट हो गई, सभ्यता का विनाश हो गया। इससे सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि कौन से भूतात्विक वैज्ञानिक थे
इनमें से कौन भूतात्विक वैज्ञानिक है, तो उनमें एम.आर. साहनी, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि भूतात्विक वैज्ञानिक एम.आर. साहनी थे। इन्होंने जल प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वश ये कहते हैं कि नदियाँ पहले नगरों के समीप बहती थी, बाद में किन्हीं कारणों से ये नगरों को छोड़कर बहने लगी। उन्होंने हड़प्पा और कालीबंगा का इसमें उदाहरण दिया कि हड़प्पा में रावी और कालीबंगा में घग्गर एकदम सट के बहती थी, बाद में किन्हीं कारणों से ये नदी सब नगरों से दूर हो गई, जिसके कारण सब इस नगरों का पतन हो गया। ये किन्हीं एक कारणों के लिए, पतन के लिए नहीं, नगर को छोड़ने के लिए कारण हो सकता है, लेकिन पतन के लिए नदियों का मार्ग परिवर्तित होना कोई कारण नहीं हो सकता है। रूसी वैज्ञानिक एम. दिमित्रियेव कहते हैं कि अदृश्य गाज पर्यावरण में होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट से इस सभ्यता का विनाश हो गया। ये बताते हैं कि कोई इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जिससे पूरी सभ्यता का समापन हो गया। जॉर्ज डेल्स महोदय विवर्तनिक हलचल की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि विवर्तनिक प्लेटों के हलचल से इस सभ्यता का विनाश हो गया। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता, हम जानते हैं कि जैसे नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी जो इतनी केंद्रीकृत थी, उसी में प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। जॉन मार्शल दो अवधारणा देते हैं, एक बाढ़ की, दूसरी प्रशासनिक शिथिलता की। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भूतात्विक परिवर्तन, एम.आर. साहनी, राइक्स और जॉर्ज डेल्स, ये तीनों लोग भूतात्विक परिवर्तन को बताते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन, ये नई अवधारणा है, फेयर सर्विस इसको कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण अतिचराई, शुष्कता, लवणता और जंगलों के विनाश के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसमें असंतुलन हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। हम इस पे महत्वपूर्ण व्हीलर महोदय, जॉन मार्शल महोदय, के.यू.आर. कैनेडी महोदय, ओरेली स्टाइन महोदय, भूतात्विक वैज्ञानिक एम.आर. साहनी महोदय, H.T. लैम्ब्रिक महोदय, रूसी वैज्ञानिक दिमित्रियेव, जॉर्ज डेल्स, जॉन मार्शल, एम.आर. साहनी, राइक्स, जॉर्ज डेल्स और फेयर सर्विस, इन सभी विद्वानों के मतों को हमने देखा। हमको इनमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस कारण से सभ्यता का पतन हुआ। 1960 तक जो विद्वान थे ये सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे शोध कार्य आगे बढ़ा, ये शोधों में ये पता लगा कि किसी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश संभव नहीं है। वहाँ पर देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप को खोकर धीरे धीरे ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित हो रही थी। मालिक और पासेल ने सिंधु सभ्यता की निरंतरता विद्यमान रही। मालिक और पासेल का कथन है कि सिंधु सभ्यता की निरंतरता विद्यमान रहे, उसके पतन का अर्थ सभ्यता का पतन हो जाना नहीं है, अपितु सभ्यता के नागरिक चरण की समाप्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभ्यता की निरंतरता बनी रही। इसके बाद ये सभ्यता अपने मूल स्वरूप, अपने नगरीकरण और व्यापारी स्वरूप को खो देती है। अब ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है।